हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, जो कि इस प्रकार से है। कुछ तत्वों की प्रथम आयनन एंथैल्पी तथा द्वितीय आयनन एंथैल्पी और साथ में इलेक्ट्रॉन लब्धि निम्न तालिका में दी हुई है, जो कि हमने तालिका यहां पर बना रखी है। ये प्रथम आयनन एंथैल्पी है, ये द्वितीय आयनन एंथैल्पी और ये ईजी यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन, जिसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, उसका मान दिया हुआ है और दिया हुआ है निम्नलिखित है। अब ये क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए तत्वों में से कौन सी का सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। पहला दिया सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो कौन सी होगी, इसको समझिए। देखिए ये हमारे को वर्ग उन्होंने कह रखे हैं, इनके अपने हिसाब से वर्ग हैं। ये उसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी है, ये इलेक्ट्रॉन लब्धि है। आयनन एंथैल्पी पता होनी चाहिए क्या होती है। किसी परमाणु से उसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे उसकी हम कहते हैं आयनन एंथैल्पी। और प्रथम आयनन एंथैल्पी का अर्थ है कि पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का अर्थ है कि एक इलेक्ट्रॉन तो आप निकाल चुके हो, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम कहते हैं द्वितीय आयनन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन लब्धि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है कि किसी परमाणु की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराने के लिए जितनी हम कह सकते हैं ऊर्जा आप देते हैं या उससे प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सामान्यतः इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में प्रवेश करता है तो नाभिक उसको स्वतः ही खींच लेता है। इस कारण से ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है अधिकतर में, मैक्सिमम केसेस में। लेकिन यदि आप बात करेंगे उसकी अक्रिय गैसों की, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनकी अंतिम कक्षा पूर्ण रहती है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश कराओगे तो वहां पर आपको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी ऋणात्मक नहीं मिलेगी, ऊर्जा मुक्त नहीं होगी, बल्कि वहां ऊर्जा अवशोषित होगी। इसका मतलब आपको ऊर्जा बाहर से देनी पड़ेगी। तो ये हमने चैप्टर में अच्छे से इस बात को डिस्कस किया था, आप जाकर के वहां डिटेल में इस बात को देख सकते हैं। तो फिलहाल अब इनको देखते हैं। पहला इसने क्या कहा, सबसे कम अभिक्रियाशील, और दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है धातु। तो धातुओं की अभिक्रिया जो शीलता होती है वह हम देखते हैं कि ऊपर के तत्वों की अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। यदि हम वर्ग की बात करें, मान लेते कोई वर्ग ले लें, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूं मैं, जैसे वो होता है सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है, इसके ऊपर LiNaK, Rb, Cs, Sr, ये हमारा Fr जो होता है फ्रांसियम, इनकी यदि बात करें हम तो क्या होगा, ऊपर से जैसे जैसे नीचे की ओर अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। अब समझिए बढ़ती क्यों है, क्योंकि धातुओं का गुण होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्यागना चाहती है। जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है वह क्या होगी, उतनी अधिक अभिक्रियाशील होगी। नीचे के तत्वों के अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी नाभिक से दूरी ज्यादा होने के कारण नाभिक का द्वारा कम आकर्षण बल लगाया जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देते हैं। तो नीचे की धातुओं की अभिक्रियाशीलता है ज्यादा और सोडियम, लिथियम की अभिक्रियाशीलता होती है सबसे कम। अब हमें क्या कह रहा है, सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो जो धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होगी यानी कि वो ऊपर है, और इसकी नाभिक से दूरी क्या होगी, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी नाभिक से दूरी क्या होगी, कम, यानी कि वो नाभिक से अधिक शक्तिशाली रूप से जुड़ा हुआ होगा। तो उसको यदि वहां से बाहर निकालना है तो बाहर निकालेंगे तो उसे तो हम क्या कहते हैं, आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो उस आयनन एंथैल्पी का मान सबसे ज्यादा होगा। तो जब इसने कहा अभी सबसे कम अभिक्रियाशील धातु, तो इसका अर्थ है जिसकी प्रथम आयनन एंथैल्पी क्या हो, सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा किसकी, आप यहां पर देखेंगे तो आपको ये वाली मिलेगी। तो हम कहेंगे यानी कि कौन सा वर्ग है हमारा, फिफ्थ वर्ग। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, पांचवें वर्ग की, यह हमारा पांचवा वर्ग आ गया। अब सेकंड में देखें, सेकंड में कहते हैं सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु, यही आ गया सबसे, अब की बार आ गया अधिक, और साथ में अभिक्रियाशील और सबसे इंपॉर्टेंट बात धातु, ये आ गया, वह बतानी है। तो अभी हमने देखा था कि सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसकी है, तो वो क्या थी, सबसे कम क्रियाशील थी। अब सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी होगी, ये सीजियम वाली होगी।
और इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से सबसे ज्यादा दूरी पर होगा तो उसको आसानी से हम निकाल सकते हैं, यही उसकी अभिक्रियाशीलता है। तो यानी कि वहां आयनन एंथैल्पी का मान सबसे कम होगा। तो सबसे कम आयनन एंथैल्पी किसकी दिख रही है आपको? 419 की। तो हम क्या कह देंगे, ये कौन सा वर्ग होगा? सेकंड वर्ग होगा। तो 2 के आंसर हमें पता चल गए। अब चले आगे, ग खंड, सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु, सबसे अधिक बोल रहा है तो थर्ड में आ गया सबसे अधिक अभिक्रियाशील। अब आ गया अधातु, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन से होते हैं? आप यदि हेलोजन परिवार में चले जाएं, जो हमारा होता है FCl, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है? जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता घटती है, घटती है। यहां पे क्या हो रही थी? बढ़ती है। और यहां पर क्या होती है? घटती है। इसकी सबसे ज्यादा होगी और इसकी सबसे कम होगी, ध्यान रखना। क्यों होता है? क्योंकि अधातुओं की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, सीधी सीधी सी बात है कि उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। अब फ्लोरीन की इसलिए सबसे ज्यादा होती है क्योंकि फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि आप देखेंगे, मैं यहां पर आपको बना के एक बार दिखा देता हूं। फ्लोरीन का F इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2,7, यानी कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ये पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरी कक्षा में कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे रख लें। ये स्थान खाली हो गया। अब देखिए इसकी और क्लोरीन की यदि तुलना करूं, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगा तो उसमें एक कक्षा बाहर की ओर आ जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा। अब इस वाले फ्लोरीन का जो रिक्त स्थान है जहां पे इलेक्ट्रॉन आना है, उसकी नाभिक से दूरी है कम। तो नाभिक से दूरी कम होने के कारण नाभिक उस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से क्या करेगा? अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा। तो आकर्षण बल ज्यादा लगाएगा, और जितना ज्यादा आकर्षण बल लगाएगा हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी, उतनी अधिक ऊर्जा मुक्त करेगा। तो हम कहेंगे अभिक्रियाशीलता जो होती है वह सबसे ऊपर वाले तत्व की है, हेलोजन परिवार है, सबसे ऊपर के तत्व की सबसे ज्यादा और सबसे नीचे वाले तत्व की सबसे कम होती है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारे को सीधा इसने क्या कहा है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील अधातु। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी होती है? फ्लोरीन। और इसकी हम कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होगी उसका मान सबसे ज्यादा होगा और वो ऋणात्मक में होती है। तो आप देख लीजिए कौन सी है, ये हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? सबसे ज्यादा इसकी है। तो यानी कि कौन सा वर्ग आ गया? तीसरा वर्ग, फर्स्ट सेकंड थर्ड वर्ग आ गया। अब चौथे में देखें, सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु कौन सी है? ये हमारा चौथा पार्ट आ गया, सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु। अब अभिक्रियाशील, सबसे कम अभिक्रियाशील अधातु, इसका अर्थ है कि जिसकी, बिल्कुल अभी जैसे हमने बोला था इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या है? जिसकी सबसे ज्यादा है। तो वो तो हमने पहला वाला आंसर दे दिया था, जिसकी अभिक्रियाशीलता सबसे अधिक होगी। सबसे कम क्या होगी? जिसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम जो होता है वह होती है हमारी अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। इनकी अंतिम कक्षा ध्यान रखिएगा पूरी होती है। जैसे मैं हीलियम की बात करूं, यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको। ये हमारा जो हेलोजन के बाद होती है अक्रिय गैस, वो ऐसी होती है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन। अब हीलियम का देखिए परमाणु क्रमांक क्या है हीलियम का? 2। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये न्यूक्लियस, ये पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। अब बताइए इस कक्षा में आप यदि इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो क्या वो स्वीकार करेगा? वो इसलिए स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि पहली कक्षा में तीसरा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता। इसके लिए यदि आपको इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को प्रवेश कराना है तो आपको खुद से बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी, और खुद से बहुत सारी ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होगी? वह होगी धनात्मक, क्योंकि ये ऊर्जा को उत्सर्जित नहीं करने वाला, ये अवशोषित करेगा। क्यों करेगा? जब ये ऊर्जा प्राप्त करेगा तब एक नए कोश का निर्माण होगा, और तब उस कोश में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी धनात्मक होती है और हम कहते हैं वही सबसे कम होती है। तो इसमें देखें तो सबसे कम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी जो पॉजिटिव में आ रही है वो 48 है। इसका अर्थ है ये क्या है? अक्रिय गैस है। तो ये हमारा आंसर कौन सा हो गया? 5th। ये हमारा आंसर कौन सा आ गया? 5th हो गया। कौन सी आ गई? अक्रिय गैस। ध्यान रखना, अक्रिय
गैस है, इनकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे कम होगी, यानी कि इनकी हम कह सकते हैं अभिक्रियाशीलता अधातुओं में सबसे कम होती है। अक्रिय गैस धातु ही होती है। तो यहां तक बात आ गई। अगला देखें डी, ड खंड कह रहा है ये, यानी कि फिफ्थ पार्ट, ऐसी धातु जो स्थायी द्विलिंगी हैलाइड जिसका सूत्र MX2 है जहां X हैलोजन है बनता है। यानी कि फिफ्थ में क्या कह रहा है, आपको MX2 बनाना है, MX2 बनाना है। X क्या है, हैलोजन। तो हैलोजन परिवार जो मैंने आपको यहां पर ये बताया था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही हैलोजन परिवार है। और इन सब की जो संयोजकता होती है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इन सब की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। आप ये कह सकते हैं 7 भी होती है, 1 भी होती है, पर जनरली हम 1 ले रहे हैं। तो अब आप यदि सूत्र ये ऐसा है तो सूत्र कैसे बनता है, आपको पता है m की कुछ घात होगी यहां पर, और x की कुछ घात होगी। ये घातें क्या है, इनकी संयोजकता। तो ये वाली घात घूम के यहां आएगी और इसकी ये वाली घात घूम करके यहां आएगी। अब यदि यहां पर ये है तो यह है m1x2 है। इसका अर्थ है कि x की घात कितनी है, 1, और m की घात कितनी है, 2, और 2 है। तो इसका मतलब ये कौन से वर्ग का तत्व है, m द्वितीय वर्ग का तत्व है। यहां पे हमने कहा, अब मैं इसे मिटा देता हूं, मुझे लगता है ये तो इसका काम हो गया है। तो यहां पे लिख रहे हैं m जो है द्वितीय वर्ग का तत्व। अब द्वितीय वर्ग में कौन कौन से होते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, ये हमारे क्या होते हैं, द्वितीय वर्ग के तत्व होते हैं। इसके अलावा बेरिलियम भी होता है, स्ट्रोंशियम भी होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, द्वितीय वर्ग के तत्व होते हैं। अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, संयोजकता इसकी क्या होती है, 2 होती है इन सब की। अब जिन तत्वों की संयोजकता 2 होती है उनकी खास बात कैसी होती है कि सारणी से हम कैसे पता करेंगे आंसर, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं मैग्नीशियम की बात करूं तो मैग्नीशियम में मैं कहूं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये 12 परमाणु क्रमांक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। पहला इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो कहलाएगी पहली प्रथम आयनन एंथैल्पी। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा तो कहलाएगी द्वितीय आयनन एंथैल्पी। अब जब दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, मेरी बात समझिएगा, तो अब ये वाला कोश समाप्त हो गया। अब यदि इसकी तीसरी आयनन एंथैल्पी यदि हम निकालेंगे वो बहुत ज्यादा होगा उसका मान, पर पहली और दूसरी आयनन एंथैल्पी का जो योग होता है वो अगल बगल के वर्गों के जो तत्व होते हैं उनकी प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी के योग से हमेशा कम होता है। मैंने क्या कहा कि ये द्वितीय वर्ग के तत्व हैं, इसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें आयनन एंथैल्पी सामान्यतः प्रथम आयनन एंथैल्पी और द्वितीय आयनन एंथैल्पी होगी। इन आयनन एंथैल्पियों का योग, पहले और दूसरी आयनन एंथैल्पी का योग, बगल के जो तत्व हैं वो चाहे फर्स्ट वर्ग के हों चाहे थर्ड वर्ग के हों, उनकी प्रथम तथा द्वितीय आयनन एंथैल्पी से कम होगा। इस क्लू को ध्यान में रख करके आप इस टेबल को देखिए, ये पहली आयनन एंथैल्पी है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी है। अब पहली और दूसरी का योग करके देखते जाइए सबसे कम किसकी है। तो पहली आयनन एंथैल्पी यहां कितनी है, 520, लेकिन दूसरी आयनन एंथैल्पी क्या, बहुत ज्यादा। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि इतना अंतर नहीं आएगा दूसरे वर्ग के तत्वों में। ये कहां पर हो सकता है, इसकी संभावना कहां है, जैसे मैं कह दूं हमारा सोडियम है, या आप कह सकते हो जैसे लिथियम है। जैसे लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो आप बाहर निकाल लेंगे, लेकिन जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसका अंदर का जो कोश आएगा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो कि अपने आप में पूर्ण कोश है। तो अब दूसरे कोश से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, इसलिए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान वहां क्या है, ज्यादा। तो ये कौन से तत्व होंगे, ये फर्स्ट वर्ग के तत्व होंगे, ये वाला ब्लॉक। तो इन दोनों का योग क्या है, काफी ज्यादा है। इसका देखें 419 तो इसका भी ज्यादा है, इसका 1681 इसका भी ज्यादा है, यहां 1008 है ये भी ज्यादा है। सबसे लास्ट में देखें तो ये 738 और 1451, इन दोनों का यदि मैं योग करूं तो जो मेरे पास उत्तर आएगा वो इन सब के योग से कम होगा। इन दोनों का योग, बाकी सब का योग करूं दोनों का तो उससे क्या होगा, कम होगा। इसलिए कौन सा वर्ग होगा, ये हमारा 6th वर्ग होगा। तो ये जो बोल रहा है कि किस वर्ग का होगा, ये कौन सा होगा, 6th वर्ग। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि इसमें क्या करना है, आपको ये देखना है कि पहली और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान बाकी सबसे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगला देखिए च खंड, यानी कि ये हमारा हो गया 6th पार्ट।
ऐसी धातु जो मुख्यतः mx हैलोजन वाले स्थायी सहसंयोजक हैलाइड बनाती है। तो क्या कहा, ऐसी धातु जो मुख्यतः mx हैलोजन वाले स्थायी सहसंयोजक हैलाइड बनाती है। अब mx होगा तो समझिए इस बात को, mx का क्या अर्थ हुआ। m का अर्थ है कि m की संयोजकता भी एक है, और ये हैलोजन तत्व है, इसकी भी संयोजकता एक है। और यदि m की संयोजकता एक है तो ये किस वर्ग के तत्व होंगे, ये फर्स्ट वर्ग के तत्व होंगे। ये क्या होंगे, फर्स्ट वर्ग के तत्व, फर्स्ट वर्ग के तत्व होंगे। और फर्स्ट वर्ग के तत्व कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के तत्व होते हैं, लिथियम, ये हमारे फर्स्ट वर्ग के तत्व होते हैं। अब इनकी खास बात क्या होती है, जैसे सोडियम की लूम है, सोडियम परमाणु क्रमांक कितना है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। तो पहली आयनन एंथैल्पी तो क्या होगी, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी कम, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो चाहेगा मैं बाहर निकल जाऊं जल्दी से, तो पहली आयनन एंथैल्पी तो होगी कम। लेकिन दूसरी आयनन एंथैल्पी का मान काफी ज्यादा होगा। क्यों होगा ज्यादा, क्योंकि जैसे ये बाहर निकलेगा अंदर का जो कोश है वो पूर्ण है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना टेढ़ी खीर है भाई, आसानी से नहीं निकलने वाला। तो इसलिए इनकी पहचान पहली आयनन एंथैल्पी बहुत कम, दूसरी आयनन एंथैल्पी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए ये हमारी क्या है। और दूसरा एक चीज इसमें और देखें, क्या कह रहा है, ऐसी धातु। अब देखिए धातुओं की बात कर रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इस हिसाब से हम देखें कौन सा हमारा आ जाएगा, यहां पे देखें तो हमारा फर्स्ट वर्ग के जो तत्व हैं ये आ जाएंगे। कौन सा वर्ग आ जाएगा, फर्स्ट वर्ग आ जाएगा। तो लिख लेंगे ये कौन सा होगा, फर्स्ट। तो इस प्रकार से हम इसे क्या करेंगे, हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जो कि इस प्रकार से, इसके अनुसार तत्वों के निम्नलिखित युग्मों के संयोजन से बने स्थायी द्विअंगी यौगिकों के सूत्रों की प्रगुप्ति कीजिए। हमें सूत्र बताने क्या क्या होंगे। तो पहला दिया है लिथियम और ऑक्सीजन, तो हमें फर्स्ट में दिया है क लिथियम, जिसका सूत्र होता है Li, और दूसरा होता है ऑक्सीजन। अब लिथियम की जो संयोजकता होती है, अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितनी होती है, 1, पहले वर्ग का तत्व है। और यह ऑक्सीजन, इसकी अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम कह सकते हैं, या संयोजकता जिसे कहेंगे, संयोजकता हमारी कितनी होती है, इसकी 2, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, परमाणु क्रमांक इसका होता है 8, तो यानी क्या होता है 2,6, तो अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2। अब सूत्र बनाने का तरीका, यहां से इसको इसके नीचे ले जाते हैं, इसको इसके नीचे ले जा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा Li2O, Li2O क्या हो जाएगा इसका सूत्र। तो ख हमारा, अगला देखें मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, तो Mg, और नाइट्रोजन का हो गया N, तो Mg की कितनी होती है 2, नाइट्रोजन की कितनी होती है 3। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, कक्षा पूरी करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो क्या आ जाएगा इसका, इसको इसके नीचे ले जाइए, इसको इसके नीचे ले जाइए, तो क्या हो जाएगा Mg3, और क्या हो जाएगा M2, N2, इस प्रकार से हमारा हो जाएगा। अगला देखें एल्युमिनियम और आयोडीन, ग हमारे पास आ गया, एल्युमिनियम और आयोडीन। तो एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है 3, और आयोडीन हमारा हैलोजन तत्व वाला है, हैलोजन परिवार का सदस्य, इसकी संयोजकता कितनी होगी A, तो यह आ जाएगा Al(I3), ये आ गया। अगला देखें चौथा, ये आ गया सिलिकॉन और ऑक्सीजन, अगला है सिलिकॉन, ये आ गया घ, सिलिकॉन यानी कि Si, और ऑक्सीजन क्या हो गया O। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 14 होता है, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 4, तो इसकी यानी कि संयोजकता कितनी होगी 4, और ऑक्सीजन की हम जानते हैं 2 होती है, तो क्या बन जाएगा Si, ये इसके नीचे चले गए, इसके नीचे Si2, और O के आगे आएगा 4। अब जो कॉमन होते हैं उनको काट देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा SiO2, इस प्रकार से बन जाएगा। कॉमन नंबर से यदि दोनों कट रहे हो तो काट दीजिए। अगला हमारा घ के बाद अगला आता है, घ के बाद ड हमारा है फास्फोरस और फ्लोरीन। फास्फोरस यानी कि P, और फ्लोरीन यानी कि F। अब फ्लोरीन फिर से हैलोजन परिवार का सदस्य है, तो इसकी संयोजकता होगी 1, और फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना होता है 15, तो जैसे यहां 14 हमने लिखा था 2 8 4, 15 होगा 2 8 5, तो इसकी जो संयोजकता होती है 2 होती है। एक हमारी संयोजकता होती है इसकी 3 भी होती है और इसकी 5 भी होती है, तो 2 सूत्र बन सकते हैं। इसको इधर ले आएंगे तो एक हो जाएगा PF3 और दूसरी हो जाएगी PF5।
तो इस प्रकार से करेंगे। ड के बाद अगला देखें, अगला है च। च है 71वां तत्व फ्लोरीन, 71वां तत्व और फ्लोरीन। तो 71वां तत्व, 71वां तत्व और दूसरा है फ्लोरीन। अब 71वां तत्व जो हमारा होता है वहां से हमारी शुरू होती है लेंथेनाइड सीरीज, यानी कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट लेंथेनाइड सीरीज शुरू होती है। और वहां जो हमारा होता है वो तुम्हारा तत्व होता है Lu, लुथीसियम। और ये हमारे जो लुथीसियम होता है ये आता है हमारा तीसरे वर्ग में, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है 3। दूसरा तत्व हो गया F, फ्लोरीन, हेलोजन परिवार का सदस्य, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी 1। तो क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा LuF3। ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। तो इतने ही दिए तो मुझे लगता है ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है। आवर्त, आप जानते हैं जो आवर्त होता है वो करता है मुख्य क्वांटम संख्या को। आप जानते हैं आवर्त जो होता है जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ये प्रदर्शित करता है मुख्य क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। जैसे ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे एक आवर्त से दूसरे आवर्त में जाते हैं। आवर्त क्या होती है, जो इस प्रकार की संख्याएं होती है। ये पहला आवर्त, ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त। तो आवर्त क्या है, कोशों की संख्या। इसमें एक ही कोश होगा पहले आवर्त में, दूसरे में 2 कोश होंगे, तीसरे में 3 कोश होंगे, चौथे में 4 कोश होंगे। तो एक ही आवर्त का अर्थ है कि एक ही आवर्त में इलेक्ट्रॉन भरते चले जा रहे हैं पूरी की पूरी लाइन में, क्योंकि परमाणु क्रमांक से भरते हैं ना हम। तो इस प्रकार से इसे समझ सकते हैं। और ऑप्शन क्या थे, क परमाणु संख्या, ख परमाणु द्रव्यमान, ग मुख्य क्वांटम संख्या और घ दिगंशी क्वांटम संख्या। तो ग आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ये ग आंसर बिल्कुल सही है। तो इसको ऐसे करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 34। तो हमारा है प्रश्न 34। देखें, इसके अनुसार आधुनिक आवर्त सारणी के लिए निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो गलत कथन है, हमें उसके बारे में बताना है। पहला, पी ब्लॉक में 6 स्तंभ होते हैं। पी कोश के सभी कक्षक भरने के लिए अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही। हम जानते हैं जो पी कक्षक होता है, क में है पी कक्षक है, तो पी कक्षक में आप जानते हैं कितने होते हैं, 3। जो पी सबशेल होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं। एक में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से कितने हो जाते हैं, हमारे 6 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। और वर्ग देखा जाए तो 6 वर्ग होते हैं उसके लिए। तो क तो बिल्कुल सही है, 6 स्तंभ है। स्तंभ यानी कि आप कह सकते हैं वर्ग। पी में कितने, पी के लिए कितने हैं, 6 वर्ग या स्तंभ। ये बिल्कुल बात सही है। ख में देखें, डी ब्लॉक में 8 स्तंभ है। तो यहां पर इसने ख खंड क्या कर दिया, गलत कर दिया। जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसमें हमारे होते हैं 10 स्तंभ, क्योंकि आप जानते हैं डी ब्लॉक में कितने कक्षक होते हैं, 5। 1 2 3 4 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10। तो इस प्रकार से आते हैं, 5 ये हो गए और 5 इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तो 10 आ सकते हैं। तो कितने स्तंभ होने चाहिए, 10 स्तंभ या 10 वर्ग। और इसने क्या कहा है, इसमें 8 वर्ग हैं। तो इसका अर्थ है इसके अनुसार जो ख खंड है वो क्या है, गलत है। बाकी सही होंगे। ग को भी देख लेते हैं। प्रत्येक ब्लॉक में स्तंभों की संख्या उस उपकोष में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल सही। यहां पर हमने देखा कितने 5 कक्षक हैं लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसलिए कितने स्तंभ हैं इसके लिए, कितने वर्ग हैं, डी में 10 हैं। पी में कितने, 3 कक्षक थे, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते थे। तो कितने स्तंभ हैं, 6 स्तंभ है, यानी कि 6 वर्ग है। बिल्कुल सही है। और घ है, तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरते समय अंतिम भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन का उपकोष उसके दिगंशीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सही बात है। अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो उसके दिगंशीय क्वांटम संख्या को प्रदर्शित करेगा। ये भी सही। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3.35। प्रश्न है 3.35। देखें, ऐसा कारक जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है उस तत्व की रासायनिक प्रवृत्ति भी प्रभावित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संयुक्ता कोश को प्रभावित नहीं करता।
ये कहता है जो संयोजकता कोश को प्रभावित करते हैं कारक, वो उसकी रासायनिक जो गुणधर्म है उनको भी प्रभावित करते हैं। अब आपको ऑप्शन जो दिए उनमें बताना है कि इनमें से कौन संयोजकता कोश को प्रभावित नहीं करता। तो पहला ऑप्शन है मुख्य क्वांटम संख्या। तो क क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो मुख्य क्वांटम संख्या निश्चित रूप से हम कह सकते हैं प्रभावित करती है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे आवर्त होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या इनकी n किसको प्रदर्शित करता है? आवर्त को। और एक ही आवर्त में जो तत्व होते हैं उनके भी एक निश्चित क्या होते हैं? एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, गुणधर्म होता है, तो ये तो प्रभावित करता है। दूसरा आ गया ख में नाभिकीय आवेश। ख है नाभिकीय आवेश। अब देखिए नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश वास्तव में क्या चीज है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक। किसी नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वही उसका परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक यहां पर क्या होता है? नाभिकीय आवेश है, तो वह तो प्रभावित करता ही करता है। उसी से हम संयोजकता डिसाइड कर सकते हैं। और तीसरा है नाभिकीय द्रव्यमान। तो जो ग खंड है, नाभिकीय द्रव्यमान। नाभिकीय द्रव्यमान क्या होता है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का जो योग होता है वो नाभिकीय द्रव्यमान कहलाता है। और वास्तव में नाभिकीय द्रव्यमान क्या करता है? प्रभावित नहीं करता, संयोजकता को या संयोजक कोश को प्रभावित नहीं करता। मेंडलीफ ने नाभिकीय द्रव्यमान के आधार पर अपनी आवर्त सारणी बनाई थी, लेकिन हेनरी मोजले ने क्या कर दिया था? उसका खंडन करके फिर क्या कर दिया था? परमाणु क्रमांकों के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया था। तो हम समझते हैं ये नाभिकीय द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। अगला है क्रोड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्रोड मतलब जो सबसे बाहरी संयोजी कोश है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, यह भी क्या करता है? उसके गुणधर्मों को प्रभावित करता है, रासायनिक गुणधर्मों को। तो घ जो है वो भी हमारा क्या है? घ खंड, वो भी सही है। तो क भी सही है, ख भी सही है, घ भी सही है, केवल ग खंड क्या है? गलत। तो इस प्रकार से करेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जो कि इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। इसके अनुसार सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज जैसे कि F आयन, ऋणायन, Ne तथा Na+ का आकार इनमें से किससे प्रभावित होता है? तो सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्या होगी? F-, ऐसे बना लेते हैं इसे, F-, दूसरा हो गया Ne, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया? Na+। इसे सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। आप जानते हैं फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 9, ऊपर एक माइनस का निशान आ गया, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त हो गया, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 10। नियॉन में तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, यहां प्लस का निशान दर्शाता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। इसका अर्थ है इन सब में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो कितनी है? 10 है। अब साथ में क्या कह रहा है कि इसका आकार, यानी कि इनके परमाणु का आकार किससे प्रभावित होगा? देखिए परमाणु का जो आकार होता है वो मुख्यतः प्रभावित होता है नाभिक के आवेश से। नाभिक का आवेश जितना अधिक होगा, ध्यान रखना, परमाणु का आकार उतना कम होगा। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। मान लेते हैं इनकी हम तुलना करें तो इसमें नाभिक में क्या होंगे आप समझ सकते हैं। ये हमारा इसका न्यूक्लियस हो गया, और फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का इसका अर्थ हो गया नाभिक में 9 धनावेश हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरी कक्षा में आप समझ सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन एक और आ गया 8 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? F- में 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे की बात करें, नियॉन की बात करें, तो ये हमारा नाभिक हो गया। नियॉन में कितने? प्लस 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये पहली कक्षा, और ये क्या हो गई? दूसरी कक्षा। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में नियॉन है तो 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया? नियॉन। और तीसरा देखिए सोडियम, यानी कि Na। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11, यानी कि नाभिक में कितने प्रोटॉन? 11 प्रोटॉन। पहली कक्षा ये और दूसरी कक्षा ये। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन और सोडियम प्लस है तो 11 होने चाहिए, तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो तो बाहर निकल गया Na+ के कारण। तो यहाँ कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस बात को समझिए, इसके नाभिक में है 9 धनावेश, इसमें है 10 धनावेश, इसमें है 11 धनावेश, और तीनों में आप देख रहे हैं कोशों की संख्या भी समान है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल तीनों में क्या होगा? समान होगा।
अब ये किस बात से प्रभावित होंगे कि अंदर में नाभिक में जो आवेश है, जो धनावेश है, वो सबसे बाहर के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो खींचेगा, जिसका धनावेश जितना ज्यादा होगा वो उतना अधिक शक्तिशाली तरीके से इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर की ओर खींचेगा, जिससे बाहर का कोश क्या होगा, थोड़ा सा सिकुड़ जाएगा, अंदर की ओर खींच जाएंगे इलेक्ट्रॉन। तो हम कहेंगे इसका आकार सबसे कम होगा। ये हमारा क्या है, सोडियम प्लस, आकार सबसे कम, और इसका आकार सबसे बड़ा आकार, क्योंकि इसके नाभिक में धनावेश का मान सबसे कम है तो इसका आकार सबसे ज्यादा होगा, और इसके नाभिक में धनावेश का मान सबसे ज्यादा है इसलिए इसका आकार सबसे कम होगा। तो अब देखें क्या है, ऑप्शन दे रहा है नाभिकीय आवेश, तो बिल्कुल नाभिकीय आवेश का ऑप्शन ही इसका बिल्कुल क्या है, सही है। तो हम क्या आंसर लिख लेंगे, क, नाभिकीय आवेश सही है, क्या होंगे, प्रभावित होंगे। अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 3.37। तो प्रश्न हमारा है 3.37, क्या कह रहे हैं, आयनन एंथैल्पी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, हमें गलत कथन बताना है। प्रत्येक उत्तरोत्तर इलेक्ट्रॉन से आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाए वैसे वैसे, आयनन एंथैल्पी, उत्तरोत्तर से आयनन एंथैल्पी बढ़ने का अर्थ है कि यदि मैं प्रथम आयनन एंथैल्पी, ऐसी ही द्वितीय आयनन एंथैल्पी, और ऐसी मैं बात करूं तृतीय आयनन एंथैल्पी की बात करूं, एंथैल्पी, इन तीनों की यदि तुलना करूं तो हम देखते हैं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है द्वितीय आयनन एंथैल्पी से, और द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कम होता है तृतीय आयनन एंथैल्पी से। यानी कि जैसे जैसे आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने तो हमारे को कम ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय परमाणु उदासीन होता है। अब हमने एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो क्या हो गया, वो परमाणु पहले से धनावेशित हो गया, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शक्तिशाली तरीके से पकड़ के रखेगा पहले की तुलना में। अब उस इलेक्ट्रॉन को फिर से आपको भारी कक्षा से इलेक्ट्रॉन निकाले तो आपको ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और जितनी अधिक ऊर्जा लगाओगे उसी तो हम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। तो यह बात बिल्कुल सही है। इसके बाद ख खंड है, क्रोड उत्कृष्ट गैस के विन्यास से जब इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है तब आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। बिल्कुल ख खंड भी बिल्कुल सही है, क तो सही है। ख क्या कर रहा है, यदि उत्कृष्ट गैस है, उत्कृष्ट गैस जैसे हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, क्रिप्टन होती है, जेनन होती है, रेडान होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीधे 2 ही हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इसका यदि मैं वो बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, तो ये न्यूक्लियस में 2 धनावेश हैं और बाहर की कक्षाओं में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना चाह रहा हूं, क्योंकि ये कक्षा क्या है, पूर्ण कक्षा है, तो इसलिए यह आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकालने नहीं देती, क्योंकि नाभिक इस पर अधिक शक्तिशाली तरीके से इसको पकड़ के रखता है। केवल हीलियम के लिए नहीं, नियॉन के लिए भी, आर्गन के लिए भी, क्रिप्टन के लिए भी, सभी के लिए, जो इतनी भी उत्कृष्ट गैस हैं या आदर्श गैस हैं या अक्रिय गैसें भी कहते हैं इन्हें, तो इनसे बाहर इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है। तो इसलिए इन सब के लिए आयनन एंथैल्पी का मान काफी ज्यादा होता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। आयनन एंथैल्पी के मान में अत्यधिक तीव्र विधि संयुक्ता इलेक्ट्रॉनों के विलोपन को व्यक्त करता है। अब इसको भी समझ लीजिए, ग खंड क्या कह रहा है। मान लेते हैं मैंने सोडियम की बात कर रहा हूं, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक आप जानते हैं 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 1। तो जब आप इस एक इलेक्ट्रॉन को तो आपने निकाल दिया, ये तो होगी हमारी प्रथम आयनन एंथैल्पी। अब एक को निकालने के लिए जब मैं दूसरा निकालूंगा तो दूसरा द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान पहली आयनन एंथैल्पी से कई गुना ज्यादा होगा, मतलब काफी ज्यादा होगा पहले की तुलना में। कहने का अर्थ है कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान इस केस में प्रथम आयनन एंथैल्पी से काफी ज्यादा होगा, और यही इस बात को बताता है कि आपने जो पहले निकाला था वो संयोजी कोश से इलेक्ट्रॉन आपने निकाला था, और वो संयोजी कोश क्या हो गया, समाप्त हो गया, खत्म हो गया। इसी कारण अब भरे हुए कोश से, पूर्ण रूप से स्थायी कोश से जब आप निकालेंगे तो आपको ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। घ खंड ये कहता है कम n मान वाले कक्षकों से अधिक n मान वाले कक्षकों की तुलना में इलेक्ट्रॉनों को आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए जो घ खंड है, ये घ खंड इसका गलत है,
क्यों घ खंड गलत है? ये कहता है कि n कम मान वाले कक्षकों से, यानी कि वे कक्षक जिनके लिए n के मान कम है, n मतलब होता है आवर्त की संख्या, तो जिनकी आवर्त की संख्या कम है उनसे निकालना आसान है, किनकी? जिसकी आवर्त की संख्या ज्यादा है। तो यहां इसने उल्टा कह दिया। एग्जाम्पल देते हैं। हमने कहा जैसे आप ये देखिए लिथियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और ये हमारे होता है आरबी, रुबिडियम और सीजियम। तो जब ऊपर से नीचे इसके लिए आवर्त का मान है 1, इसके लिए आवर्त का मान 2, इसके लिए आवर्त का मान 3, इसके लिए 4, ये हमारा आवर्त हमने क्रम लिख दिया। आवर्त इसका होता है 2, इसका होता है 3, इसका होता है 4, इसका होता है 5, इसका होता है 6। तो आवर्त ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनन एंथैल्पी का मान जो होता है वो घटता है, यानी कि जैसे जैसे n का मान बढ़ेगा आयनन एंथैल्पी घटेगी। क्यों घटती है? क्योंकि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह सबसे नीचे वाले की यदि बात करें तो इसके सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो नाभिक से सबसे अधिक दूर होगा, क्योंकि इस पूरे ग्रुप के लिए जो अंतिम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक ही है, चाहे वो लिथियम हो, चाहे सोडियम हो, चाहे पोटेशियम हो, चाहे रुबिडियम हो, चाहे सीजियम हो। इन सब की अंतिम कक्षा में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन लिथियम में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के ज्यादा समीप है, तो वो नाभिक से शक्तिशाली रूप से बंधा हुआ है, तो उसको यदि बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? आपको आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा, ज्यादा ऊर्जा लगानी पड़ेगी। जबकि सीजियम में जो अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से बहुत अधिक दूर है, तो उसको निकालना आसान हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि यदि आवर्त का मान कम है तो हम कह सकते हैं आयनन एंथैल्पी का मान ज्यादा होगा, और यदि आवर्त का मान ज्यादा है तो आयनन एंथैल्पी कम होगी। तो अंतिम स्टेटमेंट क्या है? विपरीत है, उल्टा दे रखा है इन्होंने, तो वो गलत है। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जो कि इस प्रकार से है। इसके अनुसार बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण का सही क्रम इनमें से कौन सा है? धात्विक अभिलक्षण बोल रहा है, क्या बोल रहा है? धात्विक अभिलक्षण। और कौन कौन से तत्व बोल दिए? बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। बोरान, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो समझिए ये क्या चीज है, आपको पता होनी चाहिए। आवर्त सारणी में जब बाएं से दाईं तरफ जाते हैं किसी आवर्त में तो धात्विक लक्षण कम होता है, यानी कि हम धातु से अधातु की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जब किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विक लक्षण का मान बढ़ता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। तो अब यदि इसे इस हिसाब से रखा जाए तो ये कौन कौन से हमारे तत्व आते हैं? यदि हम पहले दूसरे आवर्त की बात करें, ये हमारा है आवर्त, और यहां पर हम लिख रहे हैं वर्ग, ये हमारा आवर्त है। आवर्त सबसे पहले हम ले रहे हैं, मान लेते हैं दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है और ये चौथा आवर्त है। तो दूसरे आवर्त में देखें तो बोरान का होता है 5, यानी कि ये हमारा वर्ग हो गया, यहां पर लिख रहे हैं वर्ग, ये हमारा आवर्त है। और वर्ग कौन सा है? यहां पे लिख रहे हैं वर्ग। वर्ग हमारा ये हो गया तीसरा, ये वर्ग हो गया। तीसरे के बाद सीधे हम ले लेंगे 13वां वर्ग, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, 13वां वर्ग, 14वां, इस तरीके से ले रहे हैं। तो पहले वर्ग में कौन कौन से आते हैं? आप जानते हैं पोटेशियम आता है यहां पर, मैग्नीशियम 12 यानी कि दूसरे वर्ग का तत्व है, ये आता है यहां पर मैग्नीशियम 12। एल्युमिनियम यानी कि 13 यानी कि तीसरे वर्ग का तत्व है, यानी कि ये हमारा यहां पर आएगा 13वें वाले में, तो ये हमारा आएगा ये 13वां, यानी कि आएगा एल्युमिनियम, ये आएगा। और ये बोरान का 5 हमारा क्या आता है? लिथियम, बेरिलियम, और ये होता है बोरान, ये इस तरीके से। तो ये इनकी स्थिति है। अब मैंने क्या कहा, जब बाएं से दाईं तरफ चलते हैं तो धात्विकता घटती है, जो जितनी इधर की ओर होगा उसकी धात्विकता उतनी घटेगी, और जो ऊपर से नीचे चलते हैं तो धात्विकता बढ़ती है। तो यदि धात्विकता की बात देखा जाए तो पोटेशियम इन सब में सबसे नीचे भी है और सबसे इधर की तरफ भी है, तो इसकी धात्विकता सबसे ज्यादा होगी, तो K का मान सबसे ज्यादा होगा। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो मैग्नीशियम आएगा, क्योंकि मैग्नीशियम इधर की ओर भी है और नीचे भी है, बोरान और एल्युमिनियम की तुलना में लेफ्ट साइड में, और बोरान से क्या है, नीचे भी है, तो मैग्नीशियम की उसके बाद आएगी। अब इन दोनों की बात करें तो हमने कहा था एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे धात्विकता बढ़ती है तो एल्युमिनियम की ज्यादा होगी, किसकी अपेक्षा? बोरान की अपेक्षा। तो क्या होगा, यह हमारा हो जाएगा एल्युमिनियम और उसके बाद क्या आ जाएगा? बोरान।
इस हिसाब से ऑप्शन देखें तो कौन सा हमारा आएगा, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, बोरान, यानी कि घ ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप अवस्था सारणी के हिसाब से यदि इसको समझेंगे तो प्रश्न ये काफी आसान लगेगा आपको। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3.39। ये है प्रश्न 3.39। क्या कहते हैं प्रश्न में, तत्वों BCNFSI के लिए अधातु अभिलक्षण का इनमें से सही क्रम कौन सा है। तो कौन सा कह रहे हैं, BCNFSI, इनमें क्या कह रहे हैं, अधातु लक्षण। तो देखिए अधातु लक्षण भी इसी क्रम में आप समझ सकते हैं। तो अधातु लक्षण क्या होते हैं, जब बाईं से दाईं तरफ जाते हैं तो धात्विकता घटती है, अधात्विकता बढ़ती है। तो उल्टा कहेंगे धातुओं के लिए, जब दाएं से बाईं तरफ आते हैं आवर्त सारणी में तो अधातु गुण जो होता है तत्वों का वो कम होता है। तो जो जितनी दाईं तरफ कोई तत्व होगा, जैसे 16वां 17वां 18वें वर्ग के जो तत्व होंगे वो सबसे अधिक शक्तिशाली अधातुओं में आएंगे। और जैसे जैसे इधर की ओर आएंगे, यानी कि हम कह सकते हैं पहले दूसरे वर्ग की तरफ आएंगे, वैसे उनकी अधात्विकता कम होगी, घटेगा। दूसरी बात, जब वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो धात्विकता बढ़ती है, अधात्विकता कम होती है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। अब हम फिर से ये हमारे आगे देखिए, यहीं पे हम टेबल में इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन ये वर्ग 14 है, इसी को मैं आगे कंटिन्यू कर देता हूं। वर्ग 14 के बाद यहां आ गया वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17, बस 18वें की तो जरूरत नहीं है। तो फ्लोरीन किस में आता है, यहां आता है। सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14। तो यह हमारा कितना आ जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, 13वें वर्ग, ये यहां पर आएगा। ये होता है ना एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, ये यहां पर आएगा। तो अब ये हमने लिख लिया, ये लिख लिया। नाइट्रोजन का 7, तो नाइट्रोजन का, बोरान का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7। हाँ, ये बिल्कुल सही आ गया। अब उसके बाद देखें कार्बन भी हो गया, बोरान भी आ गया। ये सारे तत्व हमारे यहां पर आ गया। अब अधातु के दृष्टिकोण से देखिए इन सबको, अधातु तो जो सबसे दाईं तरफ होगा उसके अंदर अधात्विक गुण सबसे अधिक होगा। तो सबसे बाईं तरफ 17वें वर्ग में सबसे लास्ट वर्ग में कौन से है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का अधात्विक गुण सबसे ज्यादा होगा। अब उससे इधर की ओर आए तो क्या आ रहा है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का अधात्विक गुण, तो नाइट्रोजन हमारा आ गया यहां पर। अब इन दोनों में देखें तो हमने कहा कार्बन में और सिलिकॉन में और बोरान में, इनमें देखें तो आप सीधे सीधे देखते हैं जैसे जैसे इधर की ओर जाएंगे और इधर की ओर जाएंगे, इधर की ओर चलेंगे तो भी अधात्विक गुण घटेगा, नीचे आएंगे तो भी अधात्विक गुण घटेगा। लेकिन कार्बन का ऐसा होगा अधात्विक गुण जो इन दोनों से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हम क्या लिख लेंगे, बड़ा होगा कार्बन का, नाइट्रोजन से कम होगा लेकिन इन दोनों से ज्यादा होगा। अब इन दोनों में जब हम देखते हैं तो जो अधात्विक गुण होता है वो हमारा बोरान का ज्यादा होता है, सिलिकॉन का उससे कम होता है। तो क्या लिख लेंगे, उसके बाद बड़ा होगा बोरान का और सबसे कम किसका होगा, सिलिकॉन का होगा। तो इस प्रकार से हम इस क्रम को डिसाइड कर सकते हैं। इसमें आंसर देखें, सबसे पहले F फिर N। तो FN वाले तो हमारे ग और घ ही हैं। तो FNCBSI यानी कि ग वाला खंड हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, जो कि इस प्रकार से है, तत्वों FClON का ऑक्सीकरण गुणधर्मों के आधार पर उनकी रासायनिक अभिक्रियाशीलता का निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों में है, मतलब कौन से क्रम में है, ये सीधा ये कहना चाह रहा है। तो FClON तो क्या है, FCl फिर O फिर N। तो देखिए ये कह रहा है ऑक्सीकारक गुण, और ऑक्सीकारक गुण हमने आपको चैप्टर के बीच में समझाया था। और आप इसको दूसरे शब्दों में सब ये भी समझ सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तो उस गुण को यदि समझ करके, क्योंकि ऑक्सीकारक गुण हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ही तरह है, तो इनमें से सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता किसकी सबसे ज्यादा होती है, हमने आपको बताया था फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। तो यह सबसे बड़ा होगा। अब जो हमारे सबसे दाईं तरफ के तत्व होते हैं हैलोजन वाले, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाएं से दाएं जाने पर
क्या होती है, बढ़ती है। तो ये कौन सा वर्ग है? यदि मैं इन तत्वों को लिखना चाहूं तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और अगले कक्षा में क्या होता है, क्लोरीन का 10। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां से नीचे की ओर आएंगे तो भी घटती है, और इधर से इधर की ओर जाएंगे तो ये क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब F की तो क्या होगी, सबसे ज्यादा हो गई। अब ऑक्सीजन और क्लोरीन की जब आपस में तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, यानी कि हम कहें कि ये हमारे क्या आ गए, ऑक्सीजन का माना गया। फिर दूसरे नंबर पे क्या आ जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन वर्ग में है इसलिए क्लोरीन की क्या होगी, नाइट्रोजन से ज्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, नाइट्रोजन की होगी। तो इसने प्रश्न में ये जो पूछा हुआ था कि ऑक्सीकारक गुणधर्म के हिसाब से, तो वो हमने आपको बता दिया कि ऑक्सीकरण गुणधर्म को हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वो हमारे पास क्रम इस प्रकार से आएगा। और इसको देखें कौन सा आंसर सही है, तो ये हमारा है F जो है केवल क और ख में सबसे पहले ऑप्शन में है, FClON पहले में वो है, और ख में FOClN, तो हमारा ख खंड बिल्कुल सही है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि O की जो ऑक्सीकारक गुण होता है वह क्लोरीन से क्या होता है, ज्यादा होता है। ये आपको पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यहां पर हमने एनसीईआरटी के चैप्टर जो हमारा 3rd था इसकी एक्सरसाइज को पूर्ण किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी। कहीं पर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।